मिशन का काम पूरा हो चुका है, जल्द ही इसका रिजल्ट सामने आने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी बाघों की संख्या बढ़ी हुई नजर आएगी। मौजूदा वक्त में कॉर्बेट नेशनल पार्क में 250 से ज्यादा बाघ हैं। हालांकि सवाल इस बात पर उठते रहे हैं कि कॉर्बेट में बाघों के लिए जगह कम पड़ गई है और मौजूदा वक्त में भी कॉर्बेट नेशनल पार्क में उसकी क्षमता से कहीं अधिक बाघ मौजूद है। अभी धारण क्षमता की बात मैंने कही, और जैसा आपको भी पता है कि इसमें धारण क्षमता के निर्धारण करने के लिए हमने भारतीय वन्यजीव संस्थान से अनुरोध किया है, और उसके बाद ही ये ऐसा आभास हो रहा है। आपको ध्यान होगा कि एक समय ऐसा था जब भी कॉर्बेट में लगभग 140 बाघ थे, और उस वक्त भी ये बात आती थी कि बहुत ज़्यादा है। अंकिता भंडारी की मां अपनी बेटी के लिए अभी भी इंसाफ की मांग कर रही हैं। इसको लेकर अंकिता की मां डीएम आशीष चौहान से मुलाकात करने के लिए पहुंची। अंकिता की मां का कहना है कि प्रदेश सरकार ने उनसे वादा किया था कि उनके बेटे को नौकरी देने का आश्वासन मिला हुआ था, मगर 5 महीने बाद भी अभी तक सरकार ने वादा जो किया वो पूरा नहीं किया गया। अंकिता की मां का कहना है कि उनके सामने आर्थिक संकट है, मगर सरकार फिर भी उनकी सुध नहीं ले रही है। जब मेरे बेटे की अंत्येष्टि की थी तो उन्होंने कहा था कि आप जो मांग रखोगे हम पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी मांग से हमारे 5 महीने हो गए, हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी नैनीताल भाग रहे तो कभी कहीं भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे। अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला। उनके जो अंकिता भंडारी की माताजी अपने बेटे की जॉब के लिए जो बात कर रही थी, तो उस संबंध में हम लोगों ने उनके बेटे से बात करते हुए TSDC में आर्टिकलशिप के लिए, जिसमें 15,000 का स्टाइपेंड का के प्रावधान है, वो सारी उससे संबंधित कॉल लेटर उस बच्चे को मिल भी चुका है, और हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार की जो मदद हो उसको मिल पाए। सीएम की मीटिंग में ना बुलाए जाने पर राजेंद्र भंडारी नाराज हो गए हैं। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक हैं राजेंद्र भंडारी, और मुझे मीटिंग के लिए न्योता नहीं मिला था, ये बात उन्होंने कही है। सीएम की मीटिंग हुई, सभी विधायकों को बुलाया गया गढ़वाल के, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको न्योता मिला ही नहीं। राजेंद्र भंडारी इसी को लेकर खफा हो गए, नाराज हो गए। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की समीक्षा बैठक थी और पूरे विकास कार्यों की समीक्षा होनी थी। हमको ये लगता था कि हम गढ़वाल से अकेले विधायक हैं कांग्रेस से, तो हो सकता है हमको भी बुलाया जाएगा, किंतु नहीं बुलाया गया। अब ये तो बीजेपी की परिपाटी है, विपक्ष को साथ लेकर के नहीं चलती है। जब तक विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक विकास कार्य कैसे हो पाएंगे। विकास कार्यों के लिए विपक्ष की सहमति भी जरूरी है, उनका साथ भी जरूरी है, और अक्सर मौके आते हैं जब बीजेपी विपक्ष को कुछ मानती नहीं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसी को लेकर क्या कुछ कहा है। बुलाया ही नहीं गया था, क्योंकि जब से जोशीमठ की घटना घटी है और कर्णप्रयाग में भी बहुगुणा नगर जो है टूटा है, तो उसको लेके मुखर हैं काफ़ी समय से राजेंद्र भंडारी जी, और वो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे जीत के आए हैं। तो निश्चित तौर पे इस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद मैं मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से नहीं कर रहा था। मुझे लगा था कि जब समीक्षा होगी लोकसभा सीट के सभी विधायकों को बुलाया गया, तो राजेंद्र भंडारी जी को भी बुलाया जाना चाहिए था। बुलाया ही नहीं गया था, क्योंकि देहरादून से बड़ी खबर, सीएम के साथ विधायकों की मीटिंग पर महेंद्र भट्ट का बयान सामने आ गया है। कांग्रेस विधायकों की अलग से होगी सीएम के साथ में मीटिंग, ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं। इस बैठक में सिर्फ भाजपा के विधायकों को ही बुलाया गया था, ये बात उन्होंने कही। अगर कांग्रेस विधायक अपने क्षेत्र की समस्या बताएंगे तो उनके लिए भी अलग से बैठक करेंगे, ये बात उन्होंने कही है। और इसी पर मेरे साथी पंकज राणा जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। पंकज, देखिए कांग्रेस लगातार इसी को लेकर हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि जानबूझ करके राजेंद्र भंडारी को मीटिंग में नहीं बुलाया गया। वहीं महेंद्र भट्ट ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों के लिए अलग से बैठक बुलाई जाएगी। बिल्कुल दीपा, देखिए इस मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है, क्योंकि जो पौड़ी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 14 विधानसभा सीटें हैं वहां पर, और एक वहां पर बद्रीनाथ में कांग्रेस के विधायक है राजेंद्र भंडारी, लेकिन उनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उनकी विधानमंडल दल की बैठक में ये निर्णय हुआ था कि पहले भाजपा के जितने भी विधायक हैं उनके क्षेत्र की समीक्षा की जाएगी, और कांग्रेस के विधायक यदि कहेंगे तो उनकी समीक्षा भी की जाएगी। लेकिन इस मामले को लेकर कांग्रेस की आपत्ति है कि सरकार अगर समीक्षा कर रही है तो सभी विधानसभा क्षेत्रों की करनी चाहिए, क्योंकि जोशीमठ एक
एक ऐसा मुद्दा है और बद्रीनाथ क्षेत्र में ही वो आता है और वहां पर जिस तरह की दिक्कतें हैं उनका समाधान मुख्यमंत्री लेवल पर ही किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस इस पर आपत्ति उठा रही है। अब फिलहाल कह सकते हैं क्योंकि 6 तारीख को अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की भी समीक्षा होगी, वहां भी 14 सीटें आती हैं और वहां भी कांग्रेस के विधायक हैं। अब देखना ये होगा कि वहां पर कांग्रेस के विधायकों को बुलाया जाता है नहीं बुलाया जाता है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्या बताएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी भी अलग से समीक्षा की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब संसदीय क्षेत्रों की समीक्षा हो रही है तो उनमें कांग्रेस के विधायकों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस आपत्ति दीपा उठा रही है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया पंकज आपका पूरी जानकारी के लिए। अब आइए पूरा मामला आपको बताएं। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल विधायकों के साथ में एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में 12 विधानसभाओं के जनप्रतिनिधि जिसमें मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। सीएम से मिलने के लिए पहुंचे विधायकों की नाराजगी ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को लेकर साफ दिखाई दी। विधायकों का कहना है कि अधिकारी उनकी बात सुनते ही नहीं है। मीटिंग में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इन सभी के विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और सड़क निर्माण से संबंधित कामों को लेकर समीक्षा बैठक की। जितने जनपदों की विधानसभाएं आती हैं उनके जिलाधिकारी और सभी अधिकारियों के साथ और शासन के सचिवों को भी मीटिंग में बुलाया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और काफ़ी गंभीरता से मंथन हुआ है चीज़ों पर। तत्काल जो जन सामान्य की जो आवश्यकताएं हैं उनको गंभीरता से लेते हुए उनको करने के निर्देश दिए गए हैं कि यथाशीघ्र जो बहुत ही आवश्यक चीज़ें उनको पूरा किया जाए। और कार्य संस्कृति बदलने की भी बात कही गई है कि कार्य संस्कृति बदलें और रिजल्ट ओरिएंटेड बने। सड़कों के बारे में जैसा कि पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सड़कों को पैचलेस किया जाए और उसके लिए हम लोगों ने एक टाइमलाइन के साथ में ये कार्य योजना जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से मांगी है। और वैसे भी जब तक ये आती है सूचना तब तक हम जो है काम कर ही रहे हैं और इसकी योजना प्राप्त करते हुए वीकली इसकी चीफ सेक्रेटरी के साथ हमारे प्रमुख सचिव इसकी जो वो करेंगे, समीक्षा करेंगे। और मुझे लगता है कि ये निकट भविष्य में 1 महीने में पैचलेस वगैरह पे बहुत ज़्यादा काम होगा। अब आइए आगे बढ़ें। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित किया है, मगर इस बार सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया नहीं है। और इसी पर गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा से बातचीत की एबीपी गंगा के संग उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। सुनवाते हैं आपको। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मंत्री सौरभ बहुगुणा जी और उन्हीं से बात करते हैं, उनके मंत्रालयों की बात करते हैं। सौरभ जी, गन्ना किसानों को कैसे कंपनसेट करेंगे? गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया गया है, तो इस विषय पर आपने कुछ आगे की कोई कार्य योजना बनाई? नहीं, देखिए, जो हमारी परामर्श समिति थी उसकी जो रिपोर्ट आई उसी के हवाले से हमने ये फैसला लिया है। आज भी हमारा गन्ना मूल्य जो है वो हमारे नेबरिंग स्टेट्स से लगभग 5 रुपये ज़्यादा है। यूपी से 355-345 के हमारे रेट हैं। और गन्ना किसान को अगर रेगुलर पेमेंट मिलता रहे तो कहीं ना कहीं गन्ना किसान जो है वो संतुष्ट रहता है। और लगातार इस सरकार में हमने कोशिश करी है कि इस पेराई सत्र, पिछला पेराई सत्र हो जिसका हमने पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया है, और इस पेराई सत्र में भी हम मार्च में हैं और हमने लगभग 15 जनवरी तक का लगभग हर चीनी मिल का पेमेंट जा चुका है। कोशिश हमारी ये है कि बजट सेशन हमारा आने वाला है, जैसे ही हमको बजट में पैसे का प्रावधान हो जाएगा हम पूर्ण रूप से गन्ना किसान का भुगतान इस साल में पेराई सत्र खत्म होने के बाद कर देंगे। उनकी आय बढ़ सके, मूल्य नहीं बढ़ा है, उनकी आय बढ़ाने के लिए एक उनको कंपनसेट करने के लिए पुरानी एक स्कीम्स का आप जिक्र कर रहे थे पिछले दिनों भी कि उसको रिवाइज करना है, तो वो क्या स्कीम है, क्या करने जा रहे हैं? पहले सोसाइटीज़ के द्वारा इम्प्लीमेंट दिए जाते थे सब्सिडाइज रेट पे और हमारे सीड्स दिए जाते थे, गन्ने की बीज दिए जाते थे। कहीं ना कहीं वो प्रथा बंद हुई है या कम हुई है, मैं बंद तो नहीं कहूँगा, कुछ सोसाइटी अभी भी थोड़ा बहुत कर रही हैं नामात्र के बराबर। उसको वापस रिवाइव करना हमारी प्राथमिकता है। मैंने ऑलरेडी हमारे सचिव और हमारे एमडी शुगर से बात करी है, उसकी प्लानिंग बना रहे हैं कि जो अगला पेराई सत्र आएगा उसके पहले कम से कम हमारी जो सोसाइटीज़ हैं वो इस हालात में हो कि वो इम्प्लीमेंट्स और जो बीज हैं वो किसानों को वितरित कर सकें। तो उसका किस तरह से वो लाभकारी साबित होगी गन्ना किसानों को? देखिए, जब अच्छी क्वालिटी के बीज आपको मिलेंगे, जब आपको इम्प्लीमेंट सब्सिडाइज रेट में मिलेंगे, तो ऑब्वियसली आपके जो गन्ना किसान है उसको फाइनेंशियल फ़ायदा भी होगा। और जब बीज अच्छे होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी, तो हमारे जो उसके गन्ना उत्पाद है वो बढ़ेगा। आप फिशरीज़ के मिनिस्टर भी हैं, फिशरीज डिपार्टमेंट के, तो एक एक्वा पार्क की कार्य योजना वहाँ है जो एक रिसर्च सेंटर की तर्ज पे आप बना रहे हैं भारत सरकार की मदद से। उसमें वो क्या है और क्या मत्स्य पालकों को उसका फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, एक्वा पार्क केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जो हर स्टेट को वो चाहते थे कि एक एक्वा पार्क हो। किसी कारणवश उत्तराखंड में नहीं बन पाया, लेकिन मंत्री के रूप में जब मैंने इसकी समीक्षाएं बैठकें करी तो हमने जब उसको देखा तो मुझे स्कीम बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इंटीग्रेटेड पार्क है पूरा, जहाँ पर ट्रेनिंग से लेके मंडी से लेके रेसवे से लेके स्टाफ क्वार्टर से लेके हमारी सारा प्रोग्राम्स जो फिशरीज़ के प्रमुख प्रोग्राम हैं सब वहाँ चलाए जा सकते हैं।
तो हमने उधम सिंह नगर, क्योंकि हमारा एक फिशरीज़ बेल्ट है, आपको पता है वो सबसे बड़े हमारे डैम उधम सिंह नगर में ही है, चाहे वो शारदा डैम ले लीजिए। जमीन चिन्हित हो गई इसके लिए? जी, ज़मीन चिन्हित हो गई है। 43 एकड़ के आसपास की एक ज़मीन सितारगंज विधानसभा में मिली है। कितना खर्चा हो रहा है मंत्री जी? लगभग 48 से 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, जो पूरा फंडेड बाय केंद्र सरकार ही होता है। 90% फंडिंग उसकी केंद्र सरकार से है। हमने उसको पिछली कैबिनेट में लाके स्वीकृत करवाया है और रेवेन्यू विभाग से ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। रेवेन्यू विभाग ने ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी है। वो प्रपोजल हमने केंद्र सरकार भी भेज दिया है और मुझे उम्मीद है मार्च एंड तक हमको उसकी स्वीकृति मिल जानी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और हमारे साथ थे सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री हैं, और जिन जिन विभागों के मंत्री थे उन्होंने अपनी आगे की कार्य योजना बताई और अभी क्या कर रहे हैं उसके बारे में विस्तार से बताया। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट ने उत्तरकाशी में जोशीमठ जैसे हालात को लेकर चिंता जाहिर की है। उत्तरकाशी समेत पहाड़ी जिलों में पानी की निकासी न होने पर चिंता जाहिर की गई है। उत्तरकाशी में ड्रेनेज सिस्टम की कमी के चलते जोशीमठ जैसे हालात बन सकते हैं, इसी पर चिंता जाहिर की गई है। तो उसका जियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है और उसका जितने भी परिवार उसमें रिहेबिलिटेशन लायक होते हैं उनका रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई चल रही है और समय समय पर भूवैज्ञानिकों द्वारा इसका परीक्षण भी किया जाता है। जब कहीं पर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपदा प्रबंधन केंद्र उसका कंट्रोल रूम के तौर पर काम करते हुए ऐसे कार्य में त्वरित कार्रवाई करते हुए आपसी समन्वय विभागों से किया जाता है। रुड़की से बड़ी खबर है। रुड़की दौरे पर पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार, मंगलौर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। कोतवाली में मौजूद दस्तावेजों, मेस और मालखाने का जायजा लेते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर उसी वक्त की है। रुड़की दौरे पर डीजीपी अशोक कुमार मंगलौर कोतवाली का निरीक्षण किया, वहां पहुंचे और कोतवाली में मौजूद दस्तावेजों को देखा, मेस मालखाने का भी निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए। फायर सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने लगी है। रानीखेत के जंगल में भी आग लगी हुई है। जंगल धू धू करके जल रहे हैं, मगर वन विभाग की रणनीति धरी की धरी इस बार भी रह गई। उत्तराखंड से जंगलों में आग लगने की दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जंगल कैसे धू धू करके जल रहे हैं। उत्तराखंड में जंगल की आग को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बयान सामने आया है। फायर सीजन को लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है, ये वो कह रहे हैं। आगजनी की घटना पर फौरन एक्शन लिया जा रहा है। वन पंचायतों और ग्रामीणों को जागरूक किया गया है। ये उन्होंने कहा कि फायर सीजन को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। ये कैबिनेट मंत्री और वन मंत्री सुबोध उनियाल कह रहे हैं कि फायर सीजन को लेकर हम तैयार हैं। आगजनी की घटना पर फौरन एक्शन लिया जा रहा है। वन पंचायतों और ग्रामीणों को इसके लिए जागरूक भी किया गया है। पहले फेज में हम लोगों ने उनको चिन्हित किया, उन जगहों को जहाँ पर फॉरेस्ट फायर का नेचर ज़्यादा रहा है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रही है, और वहाँ पर उन कमेटियों का गठन कर दिया और हर कमेटी को 40,000 रुपये हम प्रोत्साहन राशि देने जा रहे हैं, ताकि गाँव के लोग आग लगती जैसी ही आग लगी वैसे वो इसमें आग बुझाने में अपनी तत्परता दिखाएं। और उस पर इंसेंटिव बेस्ड हमने किया कि उसका पुरस्कार भी दिया जाएगा जिन जिन गाँवों के लोग इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। टिहरी में भी वन विभाग ने फायर सीजन को लेकर एक्टिव मोड में पूरा विभाग आ चुका है। जंगल में फायर कंट्रोल के तहत पिरूल को इकट्ठा कर जलाया जा रहा है। वन विभाग की तरफ से कई जगह पर कंट्रोल बर्निंग की जा रही है। नई टिहरी चंबा रोड पर कई जगहों पर पाला अधिक होने के चलते दिसंबर जनवरी में कंट्रोल बर्निंग पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, जिसके चलते अब फायर कंट्रोल के लिए बर्निंग की जा रही है। अभी हम सुबह के टाइम पे आजकल भी क्योंकि अभी फरवरी चल रहा है और वो हो रहा है, तो आजकल की डेट पे भी हम इसमें बिल्कुल कंट्रोल वे में अपना बर्निंग का कार्य जो भी इकट्ठा करके नीचे रोड साइड पे लाते हैं, रोड साइड के किनारे और उसको सारा कुछ जलाते रहे। सारा जितना भी हमारा वो है उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, जला करके खत्म कर देते हैं। 13 मार्च से गैरसैंण विधानसभा में होने वाले बजट सत्र को लेकर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि सरकार गैरसैंण में बजट सत्र करवाने की बात कर रही है, लेकिन सरकार गैरसैंण पर अब भी स्थिति साफ नहीं कर पा रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए हुए लगभग 3 साल होने वाले हैं, एक दिन का सत्र नहीं बुलाया और इस बार तो गजब कर दिया कि 26 जनवरी के दिन एक भी मंत्री वहाँ झंडारोहण करने तक नहीं गया। जब ये बात हम लोगों ने उठाई, कांग्रेस के लोगों ने उठाई, तो सत्र करने का फैसला लिया गया, लेकिन सत्र करने से कोई भी जगह ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बनती। आपके मुख्यमंत्री को वहाँ बैठना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को वहाँ बैठना चाहिए, वहाँ से आप 5 महीने 6 महीने सरकार चलाइए, तब पब्लिक से कहिए कि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया। तो देखा, उन्होंने कहा कि 13 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आगाज होने जा रहा है, लेकिन सरकार गैरसैंण को लेकर अपनी स्थिति साफ नहीं कर पा रही है, कांग्रेस का आरोप है।
अब आगे बढ़े, बात होली की कर लेते हैं। पहाड़ की होली की रौनक दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में जगह जगह पर होली की रौनक है। तस्वीरें हर हिस्से से सामने आ रही हैं। अल्मोड़ा में भी इन दिनों होली की धूम मची हुई है। महिला होलियारों की टोलियां अलग अलग हिस्सों में लगातार, पहले तो बैठकी होली, अब खड़ी होली की धूम भी मची हुई है। हर हिस्से की तस्वीर, रौनक हर जगह। आपको एक इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं। होली के गीतों पर झूमती महिलाओं की टोली। पहाड़ के पारंपरिक गीतों से रंगीन हुआ माहौल। कुमाऊं में इन दिनों होली की खुमारी छाई हुई है। अल्मोड़ा में ये महिलाएं होली के गीत गाकर झूम रही हैं। कुमाऊं की होली के गीतों में महिलाएं सामाजिक बुराइयों को दूर करने का भी संदेश दे रही हैं, ताकि लोग सब बैर भुलाकर होली के रंगों में सराबोर हो जाएं। हमारे यहाँ पौष मास से होलियाँ शुरू हो जाती हैं उत्तराखंड में, और घर घर होलियाँ होती हैं। इसमें सब लोग बहुत आनंद लेते हैं। हम होली के साथ साथ झोड़ा, चाचरी और न्योली जो भी होता है उसको भी गाते हैं, और साथ में सारे लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ होली मनाते हैं। लोग पहाड़ी अंदाज में होली के गीत गाकर जश्न मनाते हैं। गांव-गांव, गली मोहल्लों में खड़ी होली की धूम मची है। होलियार होली के पारंपरिक गीत गाकर जश्न में डूबे हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड परिवहन निगम चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले 100 बसें खरीदने जा रहा है, जिससे चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को बसों की कमी ना हो। परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में 100 बसों को खरीदने का निर्णय लिया जा चुका है और इसी महीने ये बसें खरीद ली जाएंगी। इसमें हमने 4-5 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय, हम 100 गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं, जिसमें 40 गाड़ियां BS6 की और 60 गाड़ियां हम डीजल की खरीद रहे हैं। और मार्च में ये गाड़ियां खरीद लेंगे ताकि हम चारधाम यात्रा में भी चला सकें, और पहाड़ की रूटों में हम सभी गाड़ियां हम चलाने का हम अप्रैल में हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है। राज्य सूचना आयुक्त का नगर निगम देहरादून में औचक निरीक्षण देखा गया है। नगर निगम देहरादून पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट। लोक सूचना अधिकारी और अपीली अधिकारियों से सूचना अधिकार संबंधी वो जानकारी ले रहे हैं। ये खबर है, नगर निगम की सूचना अधिकार जानकारी न देने को लेकर कई शिकायतें मिली हुई हैं, जिसको लेकर वो बातचीत भी कर रहे हैं। इसी के बाबत जानकारी ले रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।